कहानी का नाम है एक कप चाय। उस दिन बिना घड़ी देखे कुछ जल्दी ही सुबह घूमने निकल लिया। गवर्नेंस कोठी से होते हुए सेमिनरी हिल्स, मृग विहार से दूरदर्शन के पास से एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए सामने से आते दिखाई दिए। ठंडी हवा के झोंकों के आनंद में मग्न मैं मन ही मन कुछ गुनगुनाता। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। धुंधलका गया नहीं था। सामने से आते व्यक्ति ने पास आकर सलाम वालेकुम कहा। तुरंत ही मैंने आदतन हाथ जोड़कर नमस्ते कर लिया था। उन्होंने बड़े ही अदब से मेरी ओर मुखातिब होकर मुझसे पूछा था, बरखुरदार, आप रोज सैर को आते हैं? जी, कई सालों से रोज सुबह घूमने आता हूँ, सेहत अच्छी रहती है। सो तो है, कहते हुए वे घूमकर मेरे संग हो लिए। उनके साथ के लिए मुझे अपनी चाल धीमी करनी पड़ी। उन्होंने बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अगला प्रश्न पूछ लिया, जनाब करते क्या हैं आप? मैंने उत्तर में बताया था, वकालत करता हूँ चाचा जी। उनकी उम्र और उनके बरखुरदार संबोधित करने के कारण मैंने भी उन्हें चाचा कहा था। बहुत बढ़िया बेटा, आप आगे चलिए, मैं तो बूढ़ा हूँ, धीरे धीरे ही चल पाता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ गया था। आगे बढ़ने पर मुझे एहसास हुआ कि आज रास्ते में कोई नहीं मिला, केवल उन बुजुर्ग के। जब लौटकर आ रहा था तो एक आध परिचित मिले, नमस्ते हुई, उन्होंने पूछ भी लिया, आज बहुत जल्दी निकल लिए तुम? मुझे एहसास हुआ शायद आज घड़ी देखने में गड़बड़ हो गई। 5:30 की जगह 4:30 बजे ही निकल लिया घूमने। धुंधलका छट चुका था, आकाश में लालिमा बिखर गई थी, मानो सूर्य गमन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया हो स्वागत में। रोज तो इसी समय जाता था, आज घर वापस आ रहा था। प्रातः भ्रमण की आदत लंबे समय से लग चुकी थी। यदि किसी दिन कार्यवश न निकल पाता तो दिन भर महसूस होता मानो कुछ छूट गया है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में ये क्रम जारी था। बस बहुत अधिक बारिश में व्यवधान पड़ जाता था। शुद्ध हवा मन में उत्साह भरती, झूमते वृक्ष बतियाते लगते। गर्मियों में भी सुबह का मौसम सुहावना ही लगता था। वसंत ऋतु का तो क्या कहना, हर ओर बहती सुगंधित बयार के झोंके अनेक विचार मन में जगाते। अगर मैं कोई कवि होता तो प्रकृति नटी के इस सौंदर्य को अपनी कल्पनाओं के बल पर उन्हें लिपिबद्ध अवश्य करता। भौरों की गुनगुन हंसती खिलखिलाती कलियां किसी नवयौवना की भांति मन को बांध लेती। मगर मैं ठहरा वकील, कानूनी दाव पेंचों में उलझा, अपने क्लाइंट्स को किस भांति उनका हक दिलाना है इसमें उलझा रहता था। इसी चिंतन मनन में ना चाहते हुए भी सिगरेट की बुरी लत भी लग गई थी। इसीलिए बहुत सोचते समझते हुए सिगरेट पीता था। सुबह सुबह घूमने जाने में भी सेहत बनाने के अलावा कई फायदे नजर आए। अनेक अजनबियों से पहचान हुई जो पहले केवल मुस्कुराकर फिर बातों का सिलसिला जारी करते हैं। कुछ तो अच्छे मित्र और सहायक बन जाते हैं। अब जैसे पिछले दिन बुजुर्ग व्यक्ति ने दुआ सलाम कर दोस्ती कर ली और हमारे चचा बन गए थे। खुले स्वभाव की आदत ही होती है कि वे फटाफट दोस्ती गांठ लेते हैं, जबकि आत्म केंद्रित व्यक्ति बड़ी देर में खुलता है। अजनबी से चचा बने बुजुर्ग बेहद खुले स्वभाव के निकले, जिन्होंने अपने से बहुत छोटे यानी मुझसे अपनी ओर से दुआ सलाम करके दोस्ती कर ली और मैं अपनी धुन में मग्न उनसे नमस्ते करने को मजबूर हो गया। वृद्ध 4 कदम साथ भी चले, जिससे वे मेरे मित्रों की श्रेणी में भी शामिल हो गए थे, क्योंकि मान्यता के अनुसार 4 कदम साथ चले वो मित्र होता है। अक्सर मित्रों के साथ घूमने में 1-1.5 घंटा भी निकल जाता। कभी जल्दी कभी देर से निकलने का क्रम जारी रहता है। इसीलिए कभी जल्दी निकलने वाले मिलते, कभी देर से निकलने वाले मित्र मिल जाते। दोनों समय के दोस्तों से अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। नींद उस दिन जरा जल्दी खुल गई थी। एक केस की तैयारी भी करनी थी। बदली के कारण अंधेरा छाया हुआ था। सोचा जल्दी ही घूम आऊं, फिर काम में लगूं। सामने से लाठी टेकते वही बुजुर्ग मिले। मैंने उनकी चाल दूर से ही पहचान ली, इसीलिए पहले ही पहचान जताते हुए सलाम चचा जी कहकर उनका सम्मान किया था। वो खुश हो गए। अस्सलाम वालेकुम बरखुरदार वकील साहब, कैसे हैं?
कई दिनों से आपका दीदार नहीं हुआ। चुस्त दुरुस्त सब घूमने का परिणाम है। मैं अक्सर देर से आता हूँ। आज जल्दी नींद खुल गई तो निकल लिया, जल्दी ही घूमने के लिए। ठीक है, जवान हो, नींद आती है। मैं तो कम सोता हूँ, तो जब नींद खुली चल दिए तफरी को। रास्ता भी साफ सुथरा है, ना कोई डर ना कोई अड़ंगा, इसीलिए इस रास्ते में घूमना भी अच्छा लगता है। एकदम सही फरमाया चाचा जी आपने। इसीलिए आपकी सेहत इस उम्र में भी चुस्त दुरुस्त है। खुदा का करम है बेटा, तभी तो जिए जा रहे हैं। जब तक आदमी जीता है कोई ना कोई फिक्र लेकर जीता है। इंतकाल के बाद क्या होगा खुदा जाने। आपको इस उम्र में भी कोई चिंता सता रही है क्या? घर में तो सब ठीक है ना चचा? मैंने सहज ही पूछ लिया था उनसे। शायद इसी प्रश्न की आशा से वे भूमिका बांध रहे थे। बोले, क्या बताऊं वकील बेटा, मसला भी कहूं तो आपसे ही संबंधित है। बस इसी बात की बड़ी फिक्र है। मुझसे संबंधित है? भला कैसे? आपसे तो कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई है। सही, एकदम सही फरमा रहे हैं आप। मेरा मतलब आपके पेशे से संबंधित चिंता है वकील बेटे। मेरे पुश्तैनी घर और उसकी रजिस्ट्री का मसला है। उन बुजुर्ग की परेशानी हल करने के लिए मैंने कहा था। अच्छा, किसी दिन पूरा किस्सा मुझे बताइएगा। देखूंगा उस विषय पर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन बुजुर्ग सम्मत मियाँ की आंखों में आशा की किरण जागी थी। शायद बहुत हताश थे, जरा सी तसल्ली से खुश हो गए थे। घर जल्दी लौटना था, इसीलिए उनकी पूरी बात सुने बगैर विदाई ले ली थी। हालांकि इस बात का बाद में अफसोस भी हुआ था कि चाहता तो सम्मत मियाँ की बात थोड़ी देर रुक कर सुन सकता था। मनुष्यता का तकाजा भी था। मन को समझाया, अगली बार उनकी पूरी बात सुनूंगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए। मन ही मन अपने को तसल्ली देकर उस हावी विचार से निजात पाई थी। इत्तेफाक ही था, उस दिन कोर्ट से लौटते समय एक स्कूटर से मेरा स्कूटर टकरा गया। हम दोनों सवार गिर पड़े थे। चोटें भी दोनों को आई थी, मगर इतनी भी नहीं कि अपने अपने घर भी ना लौट सकें। एक दूसरे पर गुस्सा हो, भला बुरा कह अपने अपने घर लौट आए थे। डॉक्टर ने देखा तो 8-10 दिन के लिए घर में ही कैद कर दिया था। ना जाने क्यों सम्मत मियाँ की याद बार बार आई थी। उनके केस के बारे में जानने की, मेरे आश्वासन की, उनके चेहरे पर छाई खुशी की और आंखों की चमक की। शायद काम होने की आशा से, जिसके पूरा ना हो पाने से बड़े हताश निराश थे। शायद उनकी गरीबी भी आड़े आ रही हो। उनकी मदद करने का दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया था। 10 दिन की जगह 15 दिन मुझे ठीक होने में लग गए थे। 16वें दिन ठीक होकर थोड़ी देर से घूमने गया था। सम्मत मियाँ रास्ते में कहीं दिखाई नहीं पड़े थे। इतने दिन हो गए थे, शायद सम्मत मियाँ ने सोचा होगा कि मैं संभवतः डींग हाँकने वाला होऊंगा, जो मदद मांगते ही गधे पर सींग की भांति गायब हो गया। उनके नाम सम्मत मियाँ के अलावा कोई पता ठिकाना मेरे पास नहीं था। सम्मत मियाँ नहीं दिखे तो उसका मलाल दिल में रह गया। क्या पता इस फानी दुनिया में वो थे भी या नहीं। इस विचार के लिए मन ही मन अपने को कोसा था। भगवान करें वो अच्छे हों। सुबह से ही घने बादलों ने आसमान को घेर रखा था। ऐसे भरे पड़े थे, बस अभी झमाझम बरस जाएंगे। शायद पानी को अपने अंदर भरे रखने की अपनी ताकत पर विचार कर रहे थे। अपनी छतरी ले मैं घूमने निकल पड़ा था। बारिश आएगी तो देखा जाएगा, जल्दी लौट आऊँगा। चढ़ाई पर पहुँचा ही था कि सामने से सम्मत मियाँ खरामा खरामा छड़ी टेकते आते दिखाई दिए। क्या कहूँ अपने मन की स्थिति। उन्हें देख मन प्रसन्न हो गया। अपने मन का गिल्ट भी अपने आप कम हो गया था। मैं तेज कदमों से चलकर उनके पास पहुंचा था। मैंने अपने साथ घटी दुर्घटना के साथ अपनी स्थिति साफ की थी। इस बात का दुख भी जताया था कि उस दिन आपकी बात सुन लेता तो अच्छा रहता। पता नहीं आप मेरे विषय में क्या सोचते रहे होंगे। रोज ही आपको खोज रहा था। अच्छा हुआ आज आप मिल गए। अच्छा आप बताएं, किसी जगह बैठकर आप अपनी दिक्कत बताएंगे या यूं ही चलते चलते? वे बेटे पर उतर आए। बोले, वकील बेटा, कहीं पर बैठकर पूरी बात सुनेंगे तो अधिक तसल्ली होगी। सच कहूँ सोचा था तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन इतने दिन नहीं मिलने पर विचार आया था
कि व्यर्थ ही हर एक के आगे अपनी तकलीफ़ें उजागर करता रहता हूँ। लोग मजाक उड़ाते होंगे मेरी पीठ पीछे। तुम भी शायद उन्हीं में से एक हो। मैं मायूस था, लेकिन गलत था। तुम्हें मेरी परेशानी याद थी। शुक्रिया बेटा। उनकी आंखें नम थी। विस्तार से उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। जाफर नगर में उनका एक पुश्तैनी मकान है जो अपनी अकेली औलाद रजिया के नाम कर दिया था। अपनी बेगम के इंतकाल के बाद रजिया अपने साथ रहने की जिद करने लगी। अम्मी तो अब रही नहीं, आपका बुढ़ापा है, आप अकेले रहेंगे तो फिक्र लगी रहेगी अब्बू। रोज रोज तो काम के झंझटों में आना नहीं हो पाएगा, हमारे साथ रहिए। तो सोचा, अच्छा तो है, अब बेटी फिक्र कर रही है तो उसके साथ रहने में खराबी क्या है। ये सोच उसके साथ रहने आ गया था। अपना मकान जो खाली पड़ा था उसे अपने ही एक रिश्तेदार को किराए पर दे दिया था, जिससे खाली पड़े मकान की देखरेख बराबर होती रहेगी। कुछ दिन कोई परेशानी नहीं रही, सब ठीक था। अब उन्होंने किराया देना बंद कर दिया था। कहते हैं ये मकान तो हमारा है साहब, अगर आपका है तो सबूत दिखाइए। कई साल पहले जब घर में बेगम थी, एक हादसे में आग लगने पर बहुत नुकसान हुआ था। रजिस्ट्री के पेपर भी जलकर खाक हो गए थे। इस हादसे से वे परिचित थे, इसीलिए दादागिरी दिखा रही हैं। मैं तो अपने बुढ़ापे के कारण लाचार हूँ। बेटी न जाने कितनी बार रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री पेपर निकलवाने के लिए चक्कर लगा चुकी है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तुम तो जानते हो वहाँ का हाल, बिना अंटी ढीली किए कोई काम नहीं होता। हमारे पास इतने पैसे नहीं, अगर तुम ये मदद कर रजिस्ट्री पेपर निकलवा दो तो। वे अपनी बूढ़ी धुंधलाई आंखों से देख रहे थे। थोड़ा बहुत खर्च दे दूंगा, मैंने उन्हें तसल्ली दी थी। पैसे की बात नहीं, देखिए चचा, मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपकी रजिस्ट्री के कागजात मिल जाते हैं तो मैं उसकी कॉपी बनवा कर ला दूंगा। शुक्रिया वकील बेटा, तुम्हारी इस तसल्ली से मेरी उम्मीद बंधी है कि अब मेरा काम हो जाएगा। मैं भी एक दिन समय निकालकर रजिस्ट्रार ऑफिस चला गया था। वहाँ के टाल मटोल रवैये से मैं पहले से ही परिचित था। कल आइए, आज संबंधित क्लर्क छुट्टी पर है आदि मैंने कहा था। मुझे रजिस्ट्रार सर से मिलना है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद रजिस्ट्रार के कमरे में घुसा तो सामने जयंत को पाया। वो भी उठकर खड़ा हो गया। प्लेजेंट सरप्राइज तुम? जतिन, कहो कैसे आना हुआ? आओ बैठो, हाथ मिलाते हुए उसने कहा था। हालचाल जानने के बाद मैंने उसे सम्मत मियाँ के पूरे किस्से से अवगत कराते हुए यह भी बता दिया कि उनकी बेटी अपनी रजिस्ट्री के पेपर निकलवाने के लिए यहाँ न जाने कितने चक्कर काट चुकी है। अब वे अपनी पुत्री के पास मोमिनपुरा में रहते हैं। जयंत ने संबंधित क्लर्क को बुलाकर रजिस्ट्री पेपर ढूंढकर लाने के लिए कह दिया। चपरासी को चाय का ऑर्डर दे। फिर हम अपने स्कूली मित्रों की बातों में, यादों में मशगूल हो गए थे। एक दूसरे के परिवार, बच्चों की जानकारी, इधर उधर की बातों में कितना समय निकल गया इस ओर ध्यान ही न गया। वो भी फुर्सत में था। क्लर्क ने जब एक पुरानी रजिस्ट्री की फाइल लाकर दी तब हमें ध्यान आया कि लगभग 1.5 घंटे से बतिया रहे थे। फाइल सम्मत मियाँ की ही थी, जिसकी जिरोक्स कॉपी को लाने के लिए कह जयंत बोला, यार जब इतनी देर बैठे हो तो कॉपी लेकर ही जाओ, मैं दस्तखत कर दूंगा। क्यों बार बार चक्कर लगाओगे? मैंने भी सोचा बार बार यूं समय बर्बाद करने से अच्छा है थोड़ी देर से ही सही एक बार में काम हो जाएगा। मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ? जयंत ने आगे पूछा था। तुमने सम्मत मियाँ का पता बताया, सुना है वहाँ के लोग खूब जादू टोना करना जानते हैं। क्या तुम्हें जादू टोने पर विश्वास है? नहीं भाई, इस तरह के जादू टोने पर हमें जरा भी विश्वास नहीं। तुम्हें है क्या? वो बोला, यार मैं भी कहाँ इन सब बातों पर विश्वास करता हूँ, पर सच कहूँ कभी कभी विश्वास करना पड़ता है। क्यों भाई, विश्वास करने का कोई ठोस आधार भी है जिसके कारण तुम विश्वास करते हो? हाँ है ना, तभी तो कह रहा हूँ। अपने ऑफिस का किस्सा है, तुम तो जानते ही हो इस ऑफिस में शाम को ही अधिक काम होते हैं। ये विभाग आकंठ घूस में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ वर्षों से अजीब सी घटनाएं घटी हैं। इसीलिए यहाँ 5 बजने के बाद कोई रुकता ही नहीं। सब सामान, फाइलें यथास्थान रख शाम को सब चले जाते हैं, लेकिन सुबह ऑफिस
में सारा सामान बिखरा हुआ, फाइलें सारी जमीन पर तितर बितर हुई मिलती हैं, जैसे कोई कुछ ढूंढने के चक्कर में सारा उलट पलट गया हो। ऐसा कुछ तो मैंने आज तक नहीं देखा सुना, आश्चर्य से मैंने कहा था। जयंत बोला, आजकल हमारे कार्यालय में यही धमाल हो रहा है। सब परेशान है। लोग कहते हैं कि कोई भूत या प्रेतात्मा है जिसे जादू टोने से भगाया जा सकता है। देखो, जिस मोहल्ले के सम्मत मियाँ हैं वहाँ के लोग जादू टोना करके इस मुसीबत से छुट्टी दिला दें तो जो भी कुछ खर्चा होगा उन्हें दे दिया जाएगा। सम्मत मियाँ से पूछकर देखना जरा, अगर कोई तैयार हो जाए तो। हाँ, जरूर पूछकर देखूंगा। पक्का तो नहीं कह सकता कि वो इस काम को करवाने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, पर यदि वे तैयार हो गए तो इस ऑफिस को इस बला से छुटकारा मिल जाएगा। रजिस्ट्री की कॉपी ले जयंत को धन्यवाद दे बाहर आया तो वो भी साथ साथ बाहर आया था। उसने पुनः याद दिलाया था, जरा देख लेना यार। हाँ, बिल्कुल, मिलने पर जरूर उनसे मदद मांगूंगा और तुम्हें भी खबर कर दूंगा। अगर संभव होगा तो वे नहीं तो नहीं करेंगे। तुमने उनका इतना बड़ा काम बिना पैसे के कर दिया तो करना तो चाहिए उन्हें भी। फिर भी पक्का तो मैं नहीं कह सकता। हाथ मिलाकर फाइल लेकर मैं लौट आया था। फाइल पा जाने की खुशी में शायद जल्दी नींद खुल गई थी उस दिन। जल्दी ही घूमने निकल पड़ा था। मृग विहार के पास सम्मत मियाँ सामने से आते दिख गए। मुझे खुशी हुई। उन्हें उनका काम हो जाने के बारे में बताना था, साथ जयंत की मदद करने के लिए भी तो कहना था। पास आते ही दुआ सलाम के साथ ही मैंने रजिस्ट्री फाइल मिलने की बात बताई। चचा, आपके घर की रजिस्ट्री की फाइल मैं ले आया हूँ, साथ नहीं ला पाया, आपको कल लाकर दे दूंगा। खुशी से भर सम्मत मियाँ ने आगे बढ़कर मेरी पेशानी हवा में हाथ घुमाकर चूम ली। खुशी के कारण लड़खड़ा गए। मैंने पकड़ना चाहा, बोले, नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ वकील बेटा। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं 10 वर्ष से भटक रहा था इस काम के लिए। सोचा ना था इतनी जल्दी तुम काम करवा दोगे। मैंने उन्हें बताया था कि मुझे वहाँ अपना पुराना दोस्त मिल गया, जिसके कारण ये काम एक ही दिन में पूरा हो गया। हाँ चचा, उसने भी आपसे एक काम कराने का अनुरोध किया है, यदि आप करा दें तो। मैं बूढ़ा जर्जर तुम्हारे मित्र के भला किस काम आ सकता हूँ? कोई काम तो करते नहीं बनता। फिर भी बताओ, आपको काम स्वयं नहीं करना है चचा, करवाना है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ के लोग जादू टोने के बल पर भूतों को भगा देते हैं। सुना है रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी भूत प्रेत का फेरा है, जो रोज ऑफिस की फाइलें कागजात बिखरा जाता है, जिसके कारण ऑफिस में काफ़ी दहशत है। जो कुछ भी खर्चा होगा करने को तैयार हैं, बस भूत प्रेतों से छुटकारा चाहते हैं। सम्मत मियाँ ने कहा, बेटा, उन्होंने मेरा इतना बड़ा काम बिन पैसे करवा दिया है तो इस टुच्चे से काम के लिए पैसे लूँगा? आपने अपने मित्र का क्या नाम बताया? उनसे कहिएगा उनका काम हो जाएगा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। किस भूत की मजाल है कि उनके ऑफिस में उलट पलट करने की हिम्मत करे। उनकी बात सुन मैंने जयंत को भी फोन पर बता दिया था कि सम्मत मियाँ ने काम करा देने का वादा किया है। मैंने घर लौटते समय सम्मत मियाँ से कहा था, मैं कल आपकी रजिस्ट्री के पेपर ले आऊँगा, आप आइएगा और मिलिएगा ज़रूर। सम्मत मियाँ बोले, बेटा, इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। किसी दिन आ पाता हूँ, किसी दिन नहीं। बेटा, तुमने मेरा इतना बड़ा काम बिना पैसे के कराया है, तो यदि मैं ना आ पाया तो तुम मेरी बिटिया के घर ये फाइल ला देने की कृपा करना और एक कप चाय साथ पीकर जाना। ठीक है, कहकर वापस हो लिया था। कई दिनों तक फाइल लेकर मैं घूमने भी गया, लेकिन सम्मत मियाँ नहीं मिले। पूरा हफ्ता निकल गया। रविवार का दिन था। सोचा, लाद दो लादने वाला साथ दो, कहावत हो गई ये तो। चलो आखिरी काम भी मियाँ का पूरा कर ही दूं। उनके घर का पता पूछते पहुँचते पहुँच गया। घंटी बजाई। सोचा इसी बहाने चचा की तबीयत का हाल भी ले लूँगा। घंटी की आवाज़ सुनकर एक अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, सम्मत मियाँ से मिलना है। जी, मैं उनकी बेटी रज़िया हूँ, कहिए क्या काम है? अच्छा, आप ही रज़िया हैं, लीजिए आपके पुराने घर के रजिस्ट्री के पेपर। सम्मत चाचा ने कहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पहुँचा दे। उसने थोड़ी आश्चर्य से देखते हुए कहा था, अंदर आइए, इतनी दूर से आए हैं, एक कप चाय तो पीकर जाइए। मैं अंदर जाकर बैठ गया।
गरीब का साफ सुथरा घर, इतने में रजिया एक कप चाय लेकर प्रकट हुई थी। चाय देकर वह इत्मीनान से बैठी थी। बोली, भाईजान शुक्रिया इन कागजात के लिए। कितनी परेशान रही पर आपने ये काम कराकर बड़ी मेहरबानी की है। तहे दिल से आपका शुक्रिया शुक्रिया। चाय का कप लेते हुए पूछा, आप चाय नहीं लेती? अभी अभी पी है, उसका जवाब था। पास ही एक कप खाली भी पड़ा था। फिर मैंने पूछा, सम्मत मियाँ कहाँ हैं? उनकी तबीयत कैसी है? जी, आप शायद बहुत दिनों बाद मिलने आए हैं। उनका तो इंतकाल हुए 10 साल हो गए। क्या? हाथ का कप छूटते छूटते बचा। ओह! आधी चाय कप में छोड़ मैं शीघ्रता से बाहर निकल आया और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही जयंत का फोन आया। यार जतिन, तुम्हारे सम्मत मियाँ ने कमाल कर दिया। जिस दिन से तुम फाइल लेकर गए दूसरे दिन से सब ठीक ठाक चल रहा है। लोग बहुत खुश हैं। शुक्रिया कहना उनसे यार।